हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लीगल। और मैं शिवांश आपका स्वागत करता हूं इस अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नेक्स्ट पार्ट की इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं शुरुआत कर रहा हूं एक गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ई दाखिल से। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहां जाके अपना कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ये एक रजिस्ट्रेशन लिंक है यहाँ पे। ये जो ऑनलाइन है 21 स्टेट्स के लिए है, जिसमें 22 जो है नेशनल कमीशन को भी इंक्लूड कर रहा है। ये 22 स्टेट्स की जो लिस्ट है, ये जो है यहाँ पे है। यहाँ पे आपको अपना अपना रजिस्टर करना होगा जो भी कंप्लेनेंट जो है फाइल कर रहा है। कंप्लेनेंट एडवोकेट, और मतलब कंप्लेनेंट को अपना नाम और एडवोकेट का नाम भी देना पड़ेगा आगे। अगर एडवोकेट है तो अच्छा है आगे और अगर नहीं है तो वो खुद भी जो है फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है काफ़ी सिंपल है। और यहाँ होम में अगर आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, तो स्टेप बाय स्टेप सारे हिंदी में, जो इंग्लिश में जो है वीडियो दे रखे हैं, और डॉक्यूमेंट जो हैं क्या हैं वो भी दे रखे हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करने के। भी चलिए हम देख ही लेते हैं इसमें क्या है। एक पीपीटी आपकी ये जो डाउनलोड हो जाएगी, बाकी ये वीडियो हैं थोड़े थोड़े। इसमें आपको बता रखा है कि कैसे केस जो है फाइल करना है, रजिस्टर करना है, और सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। काउंसिल हम पहले कर चुके हैं अपना फर्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेशंस का। काउंसिल का क्या है कि काउंसिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ तीनों चीज़ों की, काउंसिल, अथॉरिटी और कमीशन की, तो काउंसिल का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, रिड्रेसल का काम है अथॉरिटी करती है, और कंज्यूमर डिस्प्यूट का अगर सेटलमेंट करना है तो वो कमीशन काम करेगी उसके ऊपर। काउंसिल को 3 लेवल में, 3 टायर में डिवाइड कर रखा है। इसका काम बेसिकली वही है, एडमिनिस्ट्रेशन का, एडवाइस करने का, प्रमोशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अथॉरिटी क्या है, रेगुलेट करेगी रिलेटिंग द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। तो इस चीज़ों को देखने के लिए भी एक बंदा चाहिए ना, कि इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही। तो एक वॉचडॉग जो है यहाँ बिठा दिया गया है, अथॉरिटी इसका काम कर रही है। और अगर हम बात करें रिड्रेसल की, तो रिड्रेसल जो है एक तरीके से कंज्यूमर फॉर्म ही है, पर इसको नाम अब चेंज करके कमीशन कर दिया गया है। और मीडिएशन भी है, मीडिएशन तीनों से ही अटैच्ड है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल, अपना सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल कमीशन से भी जो है ये तीनों जो है अपना अटैच्ड है, मीडिएशन तीनों से अटैच्ड है। और ये नहीं है कि मतलब एक ही से अटैच्ड हो, मीडिएशन हर लेवल पे अटैच्ड है। अब पहले देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को, कि ये इसका जो है कौन कौन सा सेक्शन आता है। 3 से लेके 9 तक जो सेक्शन है ना, देखो वो सारे सेक्शन जो है बस काउंसिल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 to 5 के अंदर जो है सेंट्रल आ गई, स्टेट आ गई 6 and 7, एंड 8 and 9 जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इस्टेब्लिश कौन करेगा भाई? इस्टेब्लिश करेगी इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट काउंसिल को करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट में भी स्टेट ही है। और नेचर क्या है एडवाइजरी का, चेयरपर्सन कौन होंगे, कंपोजिशन कौन करेगा चेयरपर्सन की, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। मिनिस्टर इंचार्ज जो है चेयरपर्सन होंगे, इसमें भी मिनिस्टर इंचार्ज, कलेक्टर होंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के। और मेंबर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे वो। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इसमें भी सेम ही रहेगा। ऊपर चले गए थोड़ा। अनफेयर ट्रेड में प्रैक्टिस में आपको पहले ही बता चुका था। अब बात करनी है हम मीटिंग कितनी होंगी। काउंसिल जो है मीटिंग करेगी, मैंने आपको बताया दिन का काम ही मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो मीटिंग तो करनी पड़ेगी। तो मिनिमम साल में एक मीटिंग तो करनी है। टाइम और प्लेस जो है चेयरपर्सन ये डिसाइड करेंगे, इसमें 2 करनी है, इसमें भी 2 करनी है।
बस सेंट्रल वाले में एक का है प्रोविजन, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट। इसमें स्टेट लेवल पे, इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसमें तो नेशनल लेवल पे करेंगे। चलो, तो अब चलते हैं सीधा अथॉरिटी के ऊपर। तो फटाफट देख लेते हैं अथॉरिटी भी क्या है। देखो सीसीपी ये नाम रखा है इसका, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक ही है, बस 3 लेवल में इसको डिवाइड नहीं कर रखा। सो पर्पस क्या है इसका, टू रेगुलेट द मैटर रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और कंज्यूमर का इंटरेस्ट तो हार्म नहीं हो रहा कहीं, तो इन चीज़ों को देखने के लिए बैठे हुए हैं। कंपोजिशन कैसे है इसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश करेगी, अपॉइंट करेगी चीफ कमिश्नर को और कमिश्नर को, और वहाँ का ऑफिस जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली के अंदर। और अदर स्टेट में जो पार्ट में बनाना है तो फिर जो है वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सो अब क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, टर्म एंड सैलरी की बात कर लेते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है। तो चीफ कमिश्नर कमीशन की जो सैलरी वगैरह जो डिसाइड होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी। वैकेंसी जो है सेक्शन, अब जैसे वैकेंसी सेक्शन 12 क्या कह रहा है, अगर कोई एक्ट और मतलब किया किसी ने और वो इनवैलिड हो गया बाद में, प्रोसीडिंग की और बाद में क्या है वो उसको सीज कर दिया गया कि इफ एनी अपॉइंटमेंट वाज फाउंड इरेगुलर। तो देखो जी, कोई एक्ट किया किसी पर्सन ने तो वो, या कोई प्रोसीडिंग की और चीफ कमिश्नर रहे, कमिश्नर रहे, और बाद में ये पता लगा कि उसकी जो वैकेंसी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो इरेगुलरिटी कोई फाउंड होती है, तो उसको जो है पद से जो हटाया तो जाएगा, बट उसका जो उसने कोई एक्शन लिया था उसको जो है वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो वैलिड ही रहेगा। अब बात करते हैं कैसे काम कर रहा है ये। फंक्शन एंड पावर देख लेते हैं सीसीपीए की। तो फंक्शन ये है कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी जो है प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंट करेगी, इंश्योर करेगी। तीन चीजें हैं, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, इंश्योर। प्रोटेक्ट क्या करेगी, कंज्यूमर के राइट, और कि मतलब प्रमोट करेगी उनको, वायलेशन होने से बचाएगी उनको, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से प्रिवेंट करेगी, और इंश्योर करेगी कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो, और पर्सन और पब्लिश नो पर्सन जो है उस इन्वॉल्व हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व ना हो। तो ये जो है इनके फंक्शन है। पावर इनको क्या दे रखी है, इनको पावर है इंक्वायरी करने की, कंप्लेंट की, फाइल कंप्लेंट करने की, और इंटरवेन इन प्रोसीडिंग के बीच में इंटरवेन करने की बिफोर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन फॉर एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और रिव्यू द मैटर रिलेटिंग टू द कंज्यूमर राइट। ये हो गया। देन इसके बाद अब अगर हम बात करें और इसके पास क्या पावर है, तो इसके पास पावर है जी रिकमेंडेशन, अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। वर्ल्ड में कोई भी अच्छी ऐसी पॉलिसी लगती है ना, तो कंज्यूमर अथॉरिटी जो है उसको लेके आके दिखा सकती है कि हाँ भाई इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ये कंज्यूमर के राइट्स के लिए जो है ऐसी ये चीज़ होनी चाहिए। तो लगता है अगर अच्छी है तो फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सो अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च, रिसर्च को प्रमोट करना, और स्प्रेड प्रमोट अवेयरनेस। सो कंज्यूमर के राइट्स के अगेंस्ट जो है प्रमोट करेंगे सबको, और स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस, और इनकरेज करेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कंज्यूमर के राइट्स के लिए जो है काम कर रहे हैं। मैंडेट करेंगे ऐसा यूनिक एंड यूनिवर्सल गुड्स को, कि जो है यूनिवर्सल गुड्स को, ताकि जो है कंज्यूमर को बेहतर चीज़ें मिल सके। एंड इशू नोटिस टू अलर्ट कंज्यूमर, नोटिस भी इशू करेंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हाँ इस ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें, और सामान खरीदते समय कहते हैं सतर्कता बरतें, ऐसी ऐसी चीज़ों के नोटिस जो है बनाएंगे। और एडवाइस करेगी मिनिस्ट्री और मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर मेजर। तो मिनिस्टर्स को भी जो है, डिपार्टमेंट्स को भी जो है एडवाइस का काम करेंगे। एंड इशू नेसेसरी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सो नेशनल
तो नेसेसरी जो गाइडलाइंस है वो भी जो है इशू करेगी। अब बात कर लेते हैं इस चार्ट की। तो इस चार्ट में देखो जी, कंज्यूमर या तो अपनी कंप्लेंट सीधा लेके जा सकता है या थ्रू सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसको डिड्रेस कर सकती है। पिक्यूनरी की बात करें तो जुरिडिक्शन 1 करोड़ तक की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की है 1 से 10 की, और नेशनल की जो है 10 करोड़ से अबव की जो है रिड्रेसल की जो है पावर रखती है नेशनल कमीशन। अब बात कर लेते हैं जी सेक्शन 17 की, कंप्लेंट्स टू सेंट्रल अथॉरिटी। कंप्लेंट जो है दोनों मेथड्स में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक और राइटिंग में भी। इलेक्ट्रॉनिक का मैंने आपको दिखा दिया था, ये आप देख ही रहे हो कैसे आप फाइल कर सकते हो। यहाँ पे अपना अपना रजिस्टर करके देन यहाँ पे एक ये लॉगिन बन जाएगा आपका, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉगिन करोगे, फिर क्रिएट भी कर सकते हो अपना अकाउंट। यहाँ सब दे, यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, ये है। सो यूजफुल लिंक्स भी हैं, अगर केस हिस्ट्री भी देख सकते हो, नो योर केस स्टेटस भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको सारी हेल्प मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन भी फाइल करना चाहते हो केस अपना। और टू एनी वन ऑफ अथॉरिटी नेमली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस, सेंट्रल अथॉरिटी। तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी को करना है ना, तो सेंट्रल अथॉरिटी को ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके कर सकते हो, या फिर जो है कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस है उसके पास जाके कर सकते हो, या सेंट्रल अथॉरिटी में जाके कर सकते हो। मैटर ऑन विच कंप्लेंट कैन बी मेड। सो हम अगर उसकी बात कर रहे हैं ना अथॉरिटी की, तो कंप्लेंट हो सकती है वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। सो इसको लेके जो है आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, सेंट्रल अथॉरिटी में जा सकते हो। अब जो है मेन है कमीशन, इसमें भी तो आपका काम यही है कंप्लेंट फाइल करने का, कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का इनका मेन यही काम है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन जो है 3 में डिवाइड कर रखा है इनको। तो ये एक चार्ट है, आप इसको अगर समझ लेंगे तो आपको मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो है समझने में आसानी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में इसको डिवाइड कर रखा है। सेक्शन 28, 42, 53 तो इस्टेब्लिश की बात करता है। तो इसको इस्टेब्लिश करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट को, और स्टेट को तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी नेशनल कमीशन को, ठीक है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट वन और मोर देन वन इन अ डिस्ट्रिक्ट, इसमें ब्रांचेज जो है स्टेट करेगी, और इसका तो भाई हेड ऑफिस है ही दिल्ली के अंदर, और ब्रांचेज जो है अदर पार्ट में जो है करेगी। हेड जो है नेशनल कमीशन का वो तो दिल्ली के अंदर ही है। सो कंपोजिशन, प्रेसिडेंट एंड, इसमें जो है प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो मेंबर्स होंगे, बाकी 2 और मेंबर होंगे प्रेसिडेंट के अलावा, इसमें 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, और मोर इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? सेक्शन 28, 29 बात करता है क्वालिफिकेशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सैलरी भी जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्वालिफिकेशन और टर्म जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी क्वालिफिकेशन और टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट, और सैलरी जो है यहाँ पे जो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट। और एज मैक्सिमम जो है अगर इसकी बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंट की 70 ईयर, मेंबर्स की 67 ईयर, 5 साल का कार्यकाल होगा उनका। सो ये है जी। अब जुरिडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो पिक्यूनरी और टेरिटोरियल दो में इसको डिवाइड कर रखा है। पिक्यूनरी मतलब पैसे, कितने पैसे तक के जो केस कंप्लेंट है कहाँ फाइल होंगी, और टेरिटोरियल मतलब कौन से एरिया में आप मतलब उसमें जाके आपकी जुरिडिक्शन लगेगी। तो इसको दो में डिवाइड करके बता रखा है। सेक्शन 34, 47, 58 ये बात करता है। अगर 1 करोड़ तक के मामले हैं तो
मामला है तो फिर आप फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो अपना स्टेट कमीशन में, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर आप जा सकते हैं नेशनल कमीशन में। टेरिटरी की बात करें तो जहाँ अपोजिट पार्टी रहती थी और रिसाइड करती है, और कहाँ जहाँ ब्रांच ऑफिस है उसका, या फिर जहाँ ईच पार्टी रहती थी और जहाँ उसका बिजनेस वर्क था, इसमें भी सेम ही है। और इसमें तो भाई एनी पार्ट ऑफ इंडिया हो गया। जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अलाइज हुआ होली और पार्टली, जहाँ कंप्लेनेंट रहता है पर्सनली और वर्क फ्रॉम गे, तो मतलब जहाँ पे भी मतलब रहता है या जहाँ पे भी वो हुआ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वहाँ पे जाके कंप्लेंट जो है अपनी फाइल कर सकते हैं उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, स्टेट कमीशन के अंदर, नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन तो भाई दिल्ली के अंदर है, तो वहाँ पे जाके सीधा ही जो है फाइल कर सकते हैं, वो पूरे इंडिया के लिए है। अपील की बात कर लेते हैं। तो अपील का सेक्शन 41, 47, 58 क्या कहता है जी? एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपील टू स्टेट कमीशन। देखो डिस्ट्रिक्ट वाला कहाँ जाएगा? स्टेट में ही जाएगा। यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, तो स्टेट में कितने दिन के अंदर टाइम पीरियड क्या होगा? 45 डेज का। स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बता दिया, अपना जजमेंट दे दिया, उसके बाद 45 दिन का टाइम है कंप्लेनेंट के पास, वो वहाँ आगे जा सकता है अपील में। अगर कोई डिले होता है तो उसको स्टेट कमीशन में अलाउ विद सफिशिएंट कॉज, अगर उनको लगता है कि हाँ सफिशिएंट कॉज है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अलाउ कर देगी। कैन एक्सेप्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अपील जो है इसको एक्सेप्ट कर सकती है स्टेट कमीशन। 51 ये कहता है अगर ऑर्डर जो है कमीशन ने के अगेंस्ट, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अगर कोई अपील करनी है नेशनल कमीशन में, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर करनी होगी, और नेशनल कमीशन उसको अलाउ कर देगा अगर 45 डेज के अंदर, अगर उसको लगता है कि हाँ कोई सफिशिएंट कॉज है अपील करने का। तो यहाँ पे अपील की जा सकती है भाई सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट या स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, और नेशनल कमीशन में जाया जा सकता है। और नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हैं जी आप सुप्रीम कोर्ट में, और उसका भी टाइम पीरियड है 30 डेज का, और अगर डिले होता है तो 45 डेज के अंदर सफिशिएंट कॉज बता के जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक कम और है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो डिपॉजिट भी करना होता है कुछ पैसा। इन ऑर्डर टू अपील district commission, a person who is required to pay any amount and can appeal only if deposited 50% of that amount. So अगर कोई अमाउंट उसने मतलब अपील के लिए जाना है किसी अमाउंट को लेके, तो उसका 50% जो है डिपॉजिट करना होगा। ये तीनों के लिए सेम रहेगा। और व्हेन अपील कैन नॉट बी मेड, अगर मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो गई है ना, सेक्शन 80 ये कहता है अगर मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो गई है तो फिर जो है आप अपील में नहीं जा सकते। मैनर एंड प्रोसीजर टू मेक कंप्लेंट, सेक्शन 35 कहता है कंप्लेंट में बी फाइल इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। तो कौन करेगा? कंज्यूमर या कोई रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन या बहुत सारे कंज्यूमर। किसके? रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसको प्रोवाइड की गई थी, हु अलीजेस ट्रेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या फिर जो है एनी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है उसके थ्रू कंज्यूमर उसको अपॉइंट बोलते हैं जाके कि हाँ आप हमारे भी आप पे जो है हमारा जो है कंप्लेंट फाइल कर लो। या वन और मोर कंज्यूमर भी हो सकते हैं, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी भी जो है जा सकती है। और कंप्लेंट क्या है? रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक एज में भी विद प्रिस्क्राइब्ड फी जो है
फाइल हो सकती है, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब लिमिटेशन पीरियड क्या है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, लोगों को नहीं पता होता। सो 2 साल का होता है जी लिमिटेशन पीरियड, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से। 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको केस फाइल करना है। रीजन डिस्प्यूट खड़ा हुआ आपके और सामने वाले के, जो सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, प्रोडक्ट सेलर है, तो उससे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से 2 साल के अंदर अंदर जो है केस फाइल कर सकते हैं। एक ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप देख लीजिए, इससे जो है आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज ऑफ एक्शन जो है अपना पता चल जाएगा। डेट ऑफ परचेज जो है, मान लो 1 जनवरी 2020 को आपने एक मोबाइल परचेज किया, वारंटी थी 6 महीने की, 30 जून तक वो वारंटी वैलिड थी, ठीक है। अब गुड जो है डिफेक्टिव हो गई, डेफिशिएंसी आ गई या फिर सर्विसेज के अंदर, तो उसमें क्या हुआ, 1 फरवरी को जो है उसने रिपेयर करके दे दी शॉपकीपर ने, बट वो दोबारा 1 मार्च को खराब हो गई, तो उसमें क्या है उसने रिव्यूज कर दिया। तो ये जो है ना आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है यहाँ से आपका जो है अराइज हुआ है, और ये जो डेट है आपकी यहाँ से 2 साल कैलकुलेट होंगे। सिंपल था ये, मैंने आपको बता दिया। प्रोसीजर बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रोसीजर क्या होंगे। सेक्शन 36 कहता है प्रेसिडेंट प्लस एटलीस्ट 1 मेंबर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक्सेप्ट और रिजेक्ट कंप्लेंट इफ रिजेक्ट विद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। देखो, एक मेंबर होना चाहिए प्रेसिडेंट के साथ, और अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसकी जो है उसको पहले सुनवाई होगी, फिर ही मतलब जो है एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट भी करनी है तो भी पहले उसकी सुनवाई होगी, देन ही उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर मीडिएशन के थ्रू अगर वो लगता है डिस्ट्रिक्ट फील्स दैट द मैटर शुड बी सॉल्व बाय द मीडिएटर, सो पार्टी को रेफर कर देगी, और उसकी जो है अगर जो है डिस्प्यूट फिर भी एग्री करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो फिर वो जो है फर्स्ट हियरिंग होगी और लेटर स्टेज होगी उसके अंदर, मीडिएशन के थ्रू उसको सॉल्व कर देंगे। बट अगर मीडिएशन के थ्रू सॉल्व नहीं करने के लिए रेडी होते हैं, तो फिर क्या है, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट। ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट अगर तो देखो अपोजिट पार्टी मान जाती है तो इससे बड़ी बात ही क्या है, और अगर नहीं मानते तो उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल होगी। रेफर अ कॉपी ऑफ कंप्लेंट टू अपोजिट पार्टी विद इन 21 डेज ऑफ द एडमिशन। 21 डेज के अंदर अंदर जो है अपोजिट पार्टी को जो है नोटिस जाएगा। अपोजिट पार्टी गेट्स टाइम टू गिव हिज वर्जन, उसको टाइम मिलेगा 30 दिन के अंदर, और उसका 15 दिन का एक्सटेंशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इफ अपोजिट पार्टी डिनाइज और डिस्प्यूट एलिगेशन, कंपनसेशन देने के लिए एग्री हो जाते हैं तो ठीक है देखो। और अगर वो डिनाई करती है और कहती है कि मैं तो भाई उसमें जाऊंगा, अपील में भी जाऊंगा, तो भी जो है अपना, अगर देखो वो कहते हैं कि देखो हम तो केस लड़ेंगे, तो फिर क्या है, गुड्स गुड्स में अगर डिफेक्ट है तो भाई उसका जो है सैंपल जो है लेबोरेटरी में जाएगा। लेबोरेटरी के पास कितने दिन का टाइम है, 45 दिन का टाइम है। वहाँ पे जो है उसको रिपोर्ट बना के देनी है, और जो है उसकी जो फी है वो कौन पे करेगा, कंप्लेनेंट पे करेगा, क्योंकि उसी ने जो कंप्लेंट फाइल की थी गुड्स के अगेंस्ट, तो उसकी जो चेक करवाने की जो फीस है वो भी उसी को देनी होगी। सो अगर देखो कोर्ट के पास कितना टाइम है उसको डिसाइड करने का, उसके पास है 3 मंथ्स का, अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर कोर्ट मतलब ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ खराब है, डिफेक्टिव है, और अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो 5 महीने का जो है टाइम है कोर्ट के पास अपना जो है केस को डिस्पोज ऑफ करने का। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पास इंटरिम ऑर्डर, उसके पास क्या है, पावर ऑफ सीपीसी की भी जो है पावर आ गई है, उसके पास सम्मन भेजने की,
या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रोडक्शन की या उसको रिसीव करने की, कोई एविडेंस करने की ऑन एफिडेविट, या फिर कोई रिपोर्ट या लेबोरेटरी से जो है अपना कोई रिपोर्ट मंगवानी है, या कोई रेलिवेंट सोर्स से कुछ चीज़ मंगवानी है, तो रिपोर्ट मंगानी है, तो भी जो है उसको कर सकती है। और कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस एंड द अदर डॉक्यूमेंटेशन बेटर विद एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे काम है, सीपीसी की पावर आ गई इनके पास। और क्या आ गया, एवरी प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड जुडिशियली प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी। तो इसके पास क्रिमिनल पावर्स भी, क्रिमिनल कोर्ट की पावर भी है और सिविल कोर्ट की पावर भी है। नाउ शैल बी डीम्ड टू बी अ क्रिमिनल कोर्ट for the purpose of section 195 and section 26 of the code of criminal procedure code. Judicial proceeding within the meaning of section 193 punishment for false evidence, section 228 for intentional insult or interruption to public servant. So ये जो है इसके अंदर अगर पनिशमेंट भी जो है सुना सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो ये है जी वर्क इनके डिस्ट्रिक्ट कमीशन के। इसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है कितना कितना टाइम पीरियड होता है, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का कितना होता है, अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो 3 मंथ्स, और अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो 5 मंथ्स। तो ये तो थी मेन बात। अब बात करते हैं फाइंडिंग, डिसीजन एंड रेमेडी। अब तीनों के लिए क्या है, 39, 49, 59 क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन के लिए। देखो अगर तो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर डिसीजन देना है और अगर डेफिशिएंसी निकलती है, डिफेक्ट निकलता है, अनफेयर प्रैक्टिस निकलती है, तो कोर्ट क्या इशू करेगा, अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट क्या डायरेक्ट करेगा, तो वो डायरेक्ट करेगा फॉलोइंग: रिमूव द डिफेक्ट, replace the goods, return the price, pay compensation for product liability action, discontinue unfair trade practice or restrictive trade practice, not to offer sale of hazardous goods, withdraw hazardous goods from sale, seize manufactured goods, hazardous or goods and hazardous services. So issue corrective advertisement, pay adequate cost, seize or resist misleading advertisement, pay such somewhere consumer not identifiable, minimum cost should be 25% of value। जहाँ जो है ना वैल्यू पता नहीं है ना, तो वहाँ पे जो है 25% तो देना ही देना है। अमाउंट obtained shall be credited to such fund and utilized in manner as prescribed by the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है के के द्वारा अगर जो डिसाइड किया गया है वो उसी तरह जो है फंड को जो है भेजा जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। तो इन्फोर्समेंट की अगर बात करें तो सेक्शन 71 ये कहता है, एवरी ऑर्डर शैल बी इन्फोर्स्ड इफ वेयर डिक्री बाय द कोर्ट अंडर सीपीसी 1908। तो नेशनल कमीशन के पास पावर है, सीपीसी की भी पावर्स आ गई हैं। और इनके पास क्या पावर है, पेनल्टी इम्पोज करने की, अप टू 1 मंथ से 3 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इम्पोज कर सकते हैं, या फिर दोनों ही कर सकते हैं। और शेल हैव पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी की भी पावर दे दी, सीपीसी की भी पावर्स है ही है। और 72 क्या कहता है सेक्शन, शेल बी as offence under section 72 clause 1 shall be as summary trial। सो समरी ट्रायल की तरह उसका जो है ट्रायल चलेगा। और अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अपील अगर होती है तो पेनल्टी क्या होगी, कैन बी फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days और डिले विद सफिशिएंट कॉज। तो अपील जो है ना अगर करनी है
पेनल्टी को कम करवानी है या उसको लग रहा है कि हाँ बढ़वानी है, तो फिर उसकी अपील जो है 30 डेज के अंदर नेशनल कमीशन में जाके की जा सकती है। पर 30 डेज के बाद अगर डिले होता है तो फिर सफिशिएंट कॉज देना होगा। मीडिएशन की बात करें, मीडिएशन सेल है स्टैब्लिश किया गया सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग हैं। शैल बी अटैच, स्टेट गवर्नमेंट का जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन के साथ है, नेशनल कमीशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अटैच है। नंबर ऑफ मेंबर शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट है अपना अपना डिसाइड कर लेंगे। मीडिएशन सेल शैल मेंटेन द लिस्ट ऑफ मीडिएटर, मीडिएटर की लिस्ट जो है प्रिपेयर करेंगे। अ क्वार्टरली रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और स्टेट कमीशन जो है क्वार्टरली रिपोर्ट बना के भेजेगी। और रिटन एग्रीमेंट शैल बी साइंड, सेटल अब सेटलमेंट हुई है तो उसका जो है रिटन एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज का। और मीडिएटर शैल प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ एंड फॉरवर्ड टू कमीशन, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो भी जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को जो है रिपोर्ट बना के दे देगा। मीडिएटर कुड नॉट मेक सेटलमेंट इफ, अगर नहीं होता तो जो ये कमीशन जो है उसको हियर करेंगे उस इशू को। बस मीडिएटर का इतना ही था। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का। प्रोडक्ट लाइबिलिटी में क्या आता है, देखो जी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी सेक्शन 2 क्लॉज 34 क्या कहता है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैन्युफैक्चरर या सेलर की, टू कंपनसेशन फॉर एनी हार्म कॉज टू द कंज्यूमर बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। व्हेन लाइबिलिटी कम, अब लाइबिलिटी बनती कब है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का केस है, सेक्शन 34 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 84 की बात कर रहे हैं, सॉरी 84, 85, 86। 85 में सर्विस प्रोवाइडर है और लाइबिलिटी है प्रोडक्ट सेलर की 86 के अंदर। सो ये याद रखना बहुत जरूरी है, 84 किसकी बात कर रहा है, 85 किसकी बात कर रहा है, 86 किसकी बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरर की तब आएगी जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या उसके डिज़ाइन में कोई कमी होगी या मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन सही नहीं है, डेविएशन है, वारंटी जो है एक्सप्रेस नहीं दी गई और एक्यूरेट नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन उसमें एक्यूरेट नहीं दी गई, और या फिर वो जो है नेग्लिजेंट था किसी चीज़ को लेके मैन्युफैक्चरर, या उसने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की थी, तो भी उसकी लाइबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। और अगर नहीं भी था तब भी जो है उसकी लाइबिलिटी तो है ही है। अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। फॉल्टी या इम्परफेक्ट दे दिया या कोई नेग्लिजेंसी रखी, कोई इंफॉर्मेशन छुपा दी या इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन दी या कोई वारंटी जो थी वो एक्सप्रेस वारंटी नहीं दी उसके ऊपर सर्विस प्रोवाइडर ने। सो लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर क्या होगी, हु इज नॉट मैन्युफैक्चर शैल बी लायबल इन फॉलोइंग केसेस। सेलर का अलग है। अब ये सेलर की क्या है, कोई माल उसने बनवाया, ठीक है, सब्सटेंशियल कंट्रोल जो था ही उसके पास था, हाँ कि ये इस कंपनी का माल जो है यही पर्टिकुलर बंदा बेचता है, डिजाइन भी वही करता है, पैकेज भी वही करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी वही करता है और सेल भी वही कर रहा है, तो सब्सटेंशियल कंट्रोल किसका है, प्रोडक्ट सेलर का खुद का ही है। तो उस केस में भी जो है उसकी सेलर की लायबिलिटी बनती है। अगर उसकी अगर उसने सोल किया, सेल किया है, अगर कुछ ऐसा जो आइडेंटिफाइबल नहीं है, लूज आइटम भी है, नॉन ब्रांडेड है, तो उसकी भी लाइबिलिटी उसी की है। अगर उसने कोई चीज़ जो है मॉडिफाई या अल्टर करके बेची है जिससे हार्म हो गया तो भी लाइबिलिटी बनती है ही। या फिर शॉपकीपर ने कोई अपनी एक्सप्रेस वारंटी दे रखी है कि हाँ जी ले जाओ माल, मत ठोक बजा के, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना। या फिर जो है रीजनेबल केयर जो है उसने नहीं की है और वार्निंग या क्वेश्चन देने में अपने ग्राहक को बताना चाहिए था कि ये चीज़ को ऐसे करना था, यूज़ करना था, तो वो अगर नहीं बताई तो भी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। अब कब वो अवॉइड कर सकता है सेलर या मैन्युफैक्चरर, तो कब अवॉइड करेगा जी, अगर आपने खुद ही जो है कंज्यूमर ने खुद ही जो है अल्टर कर दिया या मैंने उसको खुद गलत तरीके से यूज़ किया, या फिर जो है एडुकेट वार्निंग या इंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चरर की थी वो उसको पढ़ा ही नहीं, या फिर जो है
मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोवाइड की थी अपना इंस्ट्रक्शन, वो उसको जो है पढ़ा नहीं। प्रोडक्ट अगर जैसे परचेज किया किसी एम्प्लॉयर ने, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर दे रखी है इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो भाई उसको फॉलो करनी होगी, और वो नहीं फॉलो करता तो फिर उसकी गलती है। प्रोडक्ट सोल्ड एज द कंपोनेंट और मटेरियल टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट। अब मतलब कोई चीज ऐसी सेल की गई जो अदर प्रोडक्ट में जाके जुड़नी थी, और वहां पे जाके जो एंड प्रोडक्ट कुछ और बन गया। वो उस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो एंड प्रोडक्ट की वजह से उसका जो है कुछ और का और ही बन गया, तो फिर वो उसके कारण भी जो है अगर कुछ चेंज हुआ है तो फिर उसकी भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। प्रोडक्ट टू बी यूज्ड अंडर सस्पेंशन ऑफ एक्सपर्ट। सो भाई एक्सपर्ट अगर नहीं था बंदा यूज करने वाला, अनएक्सपीरियंस पर्सन था, तब भी जो है लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कंप्लेनेंट जो था खुद ही ड्रग कर लेके बैठा था, गांजा वगैरह चरस वगैरह लेके, अल्कोहल लेके बैठा हुआ था, और फिर वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, तो वो भी जो है नहीं मानी जाएगी फालतू की कंप्लेंट। और जैसे ऑब्वियस होती है, एनी डेंजर विच इज ऑब्वियस और कॉमनली नोन टू द यूजर, और उसके बाद भी यूजर जो है ऐसा है कि उसको जानबूझ के जोखिम ले रहा है, तो भैया फिर ऐसी कंप्लेंट की लाइबिलिटी जो है नहीं बनती। अब हम बात करेंगे सर्विस ऑफ नोटिस की। सो जितने भी नोटिस जो है कमीशन भेजेगी, अब नोटिस ये याद रख लो, सर्विस ऑफ नोटिस मतलब नोटिस अगर भेज रहा है तो कौन भेजेगा जी? कमीशन भेजेगी। ठीक है, जितने भी नोटिस है वो जाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या कोरियर सर्विस के थ्रू। ठीक है, जो भी मेथड होगा वो अप्रूव्ड होगा सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमीशन के द्वारा। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी हो सकता है भाई, ईमेल भी भेज दिया जा सकता है। अब देख लो, अपोजिट पार्टी रिफ्यूज करता है या 30 दिन के अंदर मिसप्लेस कर देता है नोटिस को, या एक्नॉलेजमेंट नहीं आता सामने वाले का, तो उसको डिलीवर्ड माना जाएगा और उसको ड्यूली सर्व माना जाएगा। और प्रॉपर रीजन देना होगा नोटिस ना रिसीव होने का उसको, जब भी वो उसको एक्नॉलेजमेंट में उसके आता है कि हाँ नोटिस भेजा गया था, तो क्या रीजन था वो भी बताना होगा। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन 1 से 6 साल 6 महीने की जो है वो दे सकती है सजा, इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, और 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन भी इम्पोज कर सकती है कमीशन, अगर आपने उसका ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया तो। ठीक है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अब बात करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी की। 88 सेक्शन क्या कहता है? नॉन कंप्लाइंस अगर करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी की, तो उसमें भी जो है अप टू 6 मंथ्स की जो है सजा और 20 लाख रुपए तक का फाइन जो है हो दिया जा सकता है। और पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अपना जुर्माना है 2 साल तक हो सकती है, और अगर दोबारा किया तो 5 साल तक की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बनाए। दस पहली बारे में 10 लाख रुपए तक का, और दूसरी बारे में अगर किया तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिलीवरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट कंटेनिंग अडल्ट्रेंट। मिलावटखोरी करी है तो पहली बारी में अगर कुछ हुआ है और जिससे कुछ इंजरी ना हो, तो 6 महीने तक की जो है सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दे सकती है कमीशन। कॉजिंग इंजरी नॉट ग्रीवियस हर्ट, तो 1 साल तक की जो है सजा और उसमें 3 लाख रुपए तक का है, और अगर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो 7 साल तक की जो है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। रिजल्ट इन डेथ, अगर डेथ होती है तो 7 से लेके पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। फूड अडल्ट्रेशन अगर किया है पहली बार में, फर्स्ट कन्विक्शन अगर होता है तो सस्पेंड कर देंगे लाइसेंस 2 साल के लिए, और दूसरे बारे में करते तो कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस। सुपीरियर गुड्स की बात करें तो सुपीरियर गुड्स में अगर कोई नकली चीज़ें बेच रहा है, पर उससे अगर ग्रीवियस हर्ट नहीं होता तो 1 साल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, ग्रीवियस हर्ट होता तो 7 साल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर डेथ हो जाती है तो 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सो ये तो था जी इतना ही पेनल्टीज का। अब बात करते हैं सेक्शन 92 की।
तो कोई कोर्ट इनमें सेक्शन 88 और 89 इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक सेंट्रल अथॉरिटी कंप्लेंट फाइल नहीं करेगी। 88 में और 89 की बात कर रहे थे हम। सो 88 ये रहा, 88 सेंट्रल अथॉरिटी की अगर कोई बात नहीं मान रहा या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो कोई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक सेंट्रल अथॉरिटी जो है केस फाइल नहीं करेगी। ठीक है, अब देख लो सेक्शन 93, द डिस्ट्रिक्ट जनरल और एनी अदर एक्सरसाइजिंग अंडर सेक्शन 22 ही knows who knows that there are no reasonable ground for so doing and yet searches or causes to be searched any premises, seizes any record and registered and document on article shall for every such offence be punished with imprisonment for a term which may be extended to 1 year or 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 1 साल तक की कैद हो सकती है अगर कोई डायरेक्टर जनरल या कोई अन्य अदर ऑफिसर जो है अंडर सेक्शन 2 के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है अपनी ड्यूटी और अगर उसको रीजनेबल ग्राउंड मिलता है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है और वो फिर सर्च करता हुआ पाया जाता है या सीज करता हुआ पाया जाता है रिकॉर्ड या रजिस्टर को, तो उसको ये जो है पनिशमेंट और दोनों पनिशमेंट रिवॉर्ड की जा सकती है। वैन अ कंप्लेंट कैन नॉट बी फाइल्ड, कंप्लेंट कब फाइल नहीं होगी, कंज्यूमर अनआइडेंटिफिएबल है, अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है, अ कंप्लेंट आफ्टर बीइंग एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड है, या डिसमिसल ऑफ फ्रिवलस और वेक्शियस कंप्लेंट्स हैं, बेकार की शिकायतें और शिथिल शिकायतें, तो उनकी कंप्लेंट जो है नहीं ली जा सकती। पर कॉन्टोनेंस और डिले है लिमिटेशन पीरियड के अंदर कि हाँ कोई उचित वजह थी तो फिर जो है केस फाइल किया जा सकता है। अब फटाफट जो है इसके केस लॉ देखेंगे हम। मुकुंद लाल गांगुली वर्सेस डॉक्टर अभिजीत घोष का केस है। इसमें क्या है कि एक बंदा होता है जो अपनी जो है आई का ऑपरेशन करवाता है 1989 में, देन 1992 में दूसरा ऑपरेशन होता है। 1992 में जो ऑपरेशन होता है उसमें उसको होप होती है कि हाँ भाई हमारी जो है आँख ठीक हो जाएगी, बट 1994 में वो केस फाइल करता है विद इन 2 ईयर्स आफ्टर 1992 जो उसका सेकंड ऑपरेशन हुआ था, तो उससे जो है अपना कंप्लेंट फाइल करता है वहाँ पे। तो वो भी ये कहता है कि देखो जी मैंने तो फर्स्ट ऑपरेशन 1989 में किया था, यहाँ तो टाइम पीरियड ही जो है ओवर हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो टाइम पीरियड जो है देखो जी 2 साल से यहाँ ज़्यादा नहीं हुआ था, कैसे, क्योंकि जो दूसरा जो था ऑपरेशन हुआ 1992 में हुआ, 1994 में इसने कंप्लेंट फाइल की है। तो कंप्लेंट अगर 1994 में फाइल हुई है तो अभी देखो 21/1 से लेके 11/1 तक का जो टाइम था उसमें अभी भी 10 दिन से पहले ही उसने कंप्लीट 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही 10 दिन उसने पहले ही जो है अपना फाइल कर दिया था। सो यहाँ पे कोर्ट ने उसको ये बोला कि देखो जी उसने कंप्लेंट पहले ही फाइल कर दी थी, कॉज ऑफ एक्शन जो है तब माना गया जब उसको कहते हैं लगा कि हाँ अब मेरी जो है आंखों की रोशनी वापस आने का कोई वो चांस नहीं है। सो इसमें जो है सूट जो था फाइल हुआ था वो मेंटेनेबल रहा। एगन्स डी मेलो वर्सेस कैनरा बैंक का 1992 का केस है। इसमें बैंक ने ज्वेलरी जो थी वो लॉस कर दी थी। सो लॉस कर दी थी तो बैंक काफ़ी समय तक तो यही दिलासा देता रहा कि हाँ हम आपकी जो है प्रॉपर्टी जो है आपको वापस ज्वेलरी जो है आपको ढूंढ कर दे देंगे, और ए ने भी कोई एक्शन नहीं लिया ताकि जो है उनको टाइम मिल सके अपना ढूंढ के दे सके। तो लेटर ऑन जो जब ए ने फाइल किया तो बैंक ने ये प्लीड किया कि देखो जी लिमिटेशन पीरियड तो निकल चुका है, 2 साल का था। तो कमीशन ने ये कहा कि देखो जी ऐसा कुछ नहीं है, और उसकी जो है कंडोनेंस ऑफ डिले जो है कंसीडर करके वहाँ केस को एडमिटेड ही माना गया और उसकी प्रोसीडिंग फाइल की आगे की। तो अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी अहमदाबाद का है ये, एंड वर्सेस इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली 1992। तो यहाँ पे जो है कंज्यूमर वाज फाइल्ड, देखो यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल की न्यूज़पेपर रिपोर्ट दैट
the passenger traveling by a flight number 1C40 from Calcutta to Delhi on 13 May 1989 were made to stay at the airport and flight was delayed. तो फ्लाइट जो है डिले हो गई थी, जिसके कारण जो है लोगों को 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा जो है सफ़र करना पड़ा। वहाँ पे बैठे रहे, उनका जो है काफ़ी टाइम ख़राब हो गया और काफ़ी लोगों को इससे नुकसान हुआ। सो इट वॉज हेल्ड दैट द सच अ जनरल कंप्लेंट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। तो जनरल कंप्लेंट जो है ना वो एंटरटेन नहीं की जा सकती। पैसेंजर जिसको सफ़र हुआ है ना, जिसको हार्म हुआ है, वही जो है ना खुद जाके कंप्लेंट फाइल करेगा, तभी उस कंप्लेंट को जो है माना जाएगा। अगर इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे कंप्लेनेंट जो था खुद, जो जिसने कंप्लेंट फाइल की थी, वो उसने सफ़र नहीं किया था। और किसी भी पैसेंजर जो भी पैसेंजर था उस जिसने बोर्ड किया था प्लेन, वो उसमें कंप्लेन एज अ कंप्लेनेंट नहीं था वहाँ पे। सो यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कंप्लेनेंट को खुद आना होगा, जिसने सफ़र किया गया है। इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक इज नॉट परमिटेड। जनरल पब्लिक के हित के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो जो है परमिटेड नहीं किया जाएगा। ऐसे तो केस काफ़ी पेंडिंग होते रहेंगे। और कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्सेस वाई आर ग्रोवर 1994 में भी यही डिसाइड किया गया था, ये केस रेफर किया गया था सब। अब इसके बाद हम डिसाइड देख लेते हैं ई कॉमर्स, ऑनलाइन और टेली मार्केटिंग, मल्टी मार्केटिंग वाला जो था इसमें नया आया है। अगर ई कॉमर्स के थ्रू या ऑनलाइन और टेली मार्केटिंग और मल्टी मार्केटिंग के थ्रू अगर आपको कोई चीज़ बेची जा रही है और दिखाया जा रहा है कि ये लो लो जी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ई कॉमर्स के थ्रू, तो उसके अगेंस्ट भी जो है आप कंज्यूमर उसमें जा सकते हो कमीशन में। गुड्स के अंदर फूड को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ये भी चीज़ नहीं है सर। इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोवाइडर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इंडोर्समेंट ऑफ गुड्स, ये चीज़ भी नहीं थी। इंडोर्समेंट्स ऑफ गुड्स में मैंने आपको बताया था कि गुड्स का जो है कौन कौन सी गुड्स आती हैं। गुड्स के अंदर फूड आता है, फूड फूड पहले नहीं था, फूड को अब इंक्लूड कर लिया गया है। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरर की क्या लाइबिलिटी होती है और सेलर की भी लाइबिलिटी होती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो ये पहले चीज़ नहीं थी, इसको भी लेकर आए हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है पहले नहीं था, अब है। मीडिएशन भी है। इक्विटी जुरिडिक्शन जो है लिमिट चेंज हो गई है इसकी। पहले जो लिमिट कम थी, अब 1 करोड़ तक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, 1 से 10 करोड़ स्टेट लेवल पे है, नेशनल का है 10 करोड़ से अबव का। ऑफेंस एंड पेनल्टीज को हार्ड कर दिया गया है, रिग्रेस कर दिया गया है काफ़ी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की जो सज़ा सुनाने तक का जो है कमीशन के पास आ गया है। सो ये था जी, कैसे केस फाइल करना है, कैसे कंज्यूमर को जो है अपना एक्शन ले सकता है, लाइबिलिटी क्या क्या अराइज होती हैं मैन्युफैक्चरर और सेलर की। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसके अंदर आप कैसे यहाँ पे जाके अपना ऑनलाइन जो है कमीशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन जो है फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरह के नए नए वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा एंड बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी। थैंक यू।